नमस्कारः। अद्य वयम् एकादशं पाठं पठामः, यस्य नाम अस्ति सावित्रीबाई फुले। आज हम एकादश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। इसमें लिखा है, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष के नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। इस पाठ में हम सावित्रीबाई फुले, उनकी जीवन वर्णन एवं जीवन में क्या क्या संघर्ष उन्होंने किया है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको चैप्टर को एक बार पढ़ लेता हूँ। मेरे पढ़ने के बाद आप ठीक से सुनिए इसको और खुद से ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ शब्दार्थ को जानेंगे। उसके बाद कुछ व्याकरण जानेंगे। उसके बाद जो पाठ की जो सारांश है, जो पाठ के जो भाव है, उसको हम जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। उपरि निर्मितं चित्रं पश्यत। इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं, कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। परं सा स्वदृढनिश्चयात् न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सा विनोदम् आलापन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। केयं महिला अपि यूयम् इमां महिलां जानीथ। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1388तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खण्डोजी इति अभिहितौ। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। 8चत्वारिंशत्तोत्तर-18तमे ख्रीस्ताब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1580-तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। सामाजिककुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यद् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रवृताः तथाकथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धारणम् अवारयन्।
सावित्री एतद् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत। सार्वजनिकोऽयं तडागः, अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। महिला सेवा मंडल, शिशुहत्या प्रतिबंधकगृहम् इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मण्डलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले, प्लेग काले च सा पीडितजनानाम् आश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोगप्रसारकाले सेवारता सा स्वयं असाध्यरोगेण ग्रस्ता 1798 ख्रीष्टाब्दे निधनं गता। साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते। तस्याः काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते, काव्यफुले सुबोधरत्नाकर चेति। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरित्रम् अवश्यम अध्येतव्यम्। ये मैंने एक बार पढ़ लिया है, इसको आप भी एक बार पढ़ के इसको जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम कुछ शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले है आदाय। आदाय मतलब लेकर। उदाहरण के लिए छात्रः पुस्तकम आदाय विद्यालयम गच्छति। इस चित्र को देखिए, यहाँ एक छात्र है, वो पुस्तक को आदाय करके लेके वो विद्यालय को जा रहा है। छात्रः पुस्तकम आदाय विद्यालयम गच्छति। इसी प्रकार से प्रस्तर खंडान। प्रस्तर खंडान मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों को। ये प्रस्तर खंडः पुंलिंग में है ये, और प्रस्तर खंडान द्वितीया विभक्ति बहुवचन में है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर बालकः प्रस्तर खंडम क्षिपति। देखिए यह एक बालक है, वो प्रस्तर खंड जो पत्थर के टुकड़ा है उसको फेंक रहा है। क्षिपति मतलब फेंक रहा है। और प्रस्तर खंडाह मतलब होता है बहुवचन में हो जाता है, और प्रस्तर खंडान मतलब द्वितीया विभक्ति बहुवचन में होता है। इसी प्रकार से देखिए सा विनोदम आलापंती। इसका अर्थ है हंसी मजाक के साथ बात करती हुई। उदाहरण के लिए शिक्षिका सविनोदम आलापंती पाठयति। यहाँ एक देखिए शिक्षिका है, वो सविनोदम मतलब विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ, आलापंती हंसी मजाक के साथ बात करती हुई पढ़ा रही है। इस प्रकार से हम देखेंगे अजायत। अजायत मतलब पैदा हुई। उदाहरण के लिए गौतम बुद्धः लुम्बिनी ग्रामे अजायत। जो गौतम बुद्ध हैं वो लुम्बिनी एक नामक एक ग्राम में जन्म हुए थे, पैदा हुए थे। महात्मा गांधी पोरबंदरे अजायत। महात्मा गांधी जो हैं पोरबंदर में वो जन्म हुए थे, उनकी पैदा हुई थी। अविहितः। अविहित मतलब कहे गए हैं, जाने जाते हैं, इसी अर्थ में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा रूपेण अभिहितः। ये जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं वो महात्मा रूप से जाने जाते हैं, कहे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष रूपेण अभिहितः। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो लौह पुरुष के रूप से जाने जाते हैं। इस प्रकार से परिणीता। परिणीता मतलब ब्याही गई, मतलब शादी की गई हुई। उदाहरण के लिए अनुष्का शर्मा विराट कोहली वर्येण सह परिणीता। जो अनुष्का शर्मा है वो विराट कोहली के साथ विवाह की है। अस्पृश्यत्वाद। अस्पृश्यत्वाद मतलब होता है छुआछूत के कारण। अस्पृश्य मतलब होता है स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है छूना, इसी से होता है स्पृश्य। स्पृश्य मतलब होता है छूने योग्य। यहाँ यद प्रत्यय है।
और अस्पृश्य मतलब जो नहीं छूने योग्य, लेकिन यहाँ अस्पृश्यत्वाद जो अर्थ है छुआछूत के कारण होगा। इस प्रकार से है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब आरंभ किया, मतलब स्टार्ट किया। ये प्रारब्ध जो है ये तीनों लिंगों में हो सकते हैं, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुंलिंग में, सब में हो सकते हैं। जैसे मया भोजनम प्रारब्धम, मेरे द्वारा भोजन मतलब खाना खाना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से मया कक्षा प्रारब्धा, मेरे द्वारा जो कक्षा है वो प्रारंभ हुई। इसी प्रकार से मया कार्यक्रमः प्रारब्धः, मेरे द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से देखिए यहाँ प्रारब्धम है, प्रारब्धा है, प्रारब्ध है, ये तीनों लिंगों में हो सकते हैं। इस प्रकार से नापितः, नापितः चित्र को देखिए, नापितः केशान कर्तयति, जो नापितः है वो केशों को मतलब बाल को वो काट रहा है। नापितः मतलब होता है नाई। रूढ़ी, रूढ़ी मतलब होता है रिवाज, कस्टम एक प्रकार से। सूढ़ुम, सूढ़ुम मतलब सहने में। सूढ़ुम मतलब ये तुमुन प्रत्यय है। जैसे पातुम और एक शब्द है, पातुम मतलब पीने के लिए। अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं पीने के लिए, पानी पीने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। इस प्रकार से सूढ़ुम मतलब सहने के लिए, सहने में। यहाँ देखिए उसका उदाहरण दिया गया है, ग्रीष्म काले सूर्यताप सूढ़ुम न शक्यते, ग्रीष्म काल में जो सूर्य के ताप है उसको सहन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से अवदानम, अवदानम मतलब होता है योगदानम। उदाहरण के लिए सांप्रतम चिकित्सका नाम योगदानम महत्वपूर्णम, यहाँ देखिए ये चिकित्सक हैं, इनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। मतलब अभी जो विपदा आई है हमारे देश में, विश्व में विपदा आई है, इस समय में जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो काम है वो उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम मतलब होता है अकाल। दुर्भिक्षम का एक अर्थ हो सकता है भिक्षा, मतलब होता है भीख, और दुर्भिक्ष मतलब जहाँ भीख भी ना मिले ऐसे समय में दुर्भिक्ष में। अश्रांतम अविरतम, अश्रांतम मतलब बिना थके हुए, बिना रुके हुए। जैसे उदाहरण के लिए गृहे माता अश्रांतम अविरतम कार्यम करोति, यहाँ चित्र को देखिए, जो माता होती है वो घर में अश्रांतम बिना शांत, बिना थके हुए और बिना ब्रेक लिए हुए, बिना रुके हुए वो कार्य करती रहती है। इस प्रकार से ये अर्थ समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग कारक, कारकम विभक्ति इस विषय में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ऊपरी शब्द है, ऊपरी है, जहाँ पर भी ये ऊपरी शब्द प्रयोग हुआ होगा वहाँ षष्ठी विभक्ति हुआ होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, वृक्षस्य ऊपरी पक्षी अस्ति, ये वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर एक पक्षी है, तो वृक्षस्य ऊपरी पक्षी अस्ति। देखिए जिसके ऊपर है वहाँ षष्ठी विभक्ति हुआ है। जैसे वृक्ष, वृक्ष शब्द का षष्ठी एक वचन है वृक्षस्य, वृक्षस्य ऊपरी पक्षी अस्ति, तो ऊपरी शब्द जहाँ पर भी लगा होगा उसकी वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ होगा। जैसे पुस्तक में दिया गया है, मार्गे कश्चित तस्याह ऊपरी धूलिम कश्चित प्रस्तरखंडान क्षिपति। देखिए मार्ग में कश्चित की कोई, उसके ऊपर, तस्याह मतलब ये होता है सा शब्द का षष्ठी एक वचन में तस्याह होगा। तस्या ऊपरी कोई धूलि फेंक रहा है और कोई प्रस्तरखंड फेंक रहा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सह, सह मतलब होता है साथ। सह जहाँ प्रयोग होता है वहाँ तृतीय विभक्ति होता है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षकेन सह छात्रः अस्ति, शिक्षक के साथ छात्र है। और सब सहस विभक्ति जहाँ पर भी होगा वहाँ तृतीया विभक्ति होगा। पुस्तक में जो दिया गया है 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। देखिए 1848 तमे वर्ष में जो पुणे नगर है वहाँ सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ, ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए वो प्रदेश के प्रथम विद्यालय आरंभ किए थे। यहाँ भी देखिए सह जहाँ लगा है मतलब वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, ज्योतिबा महोदयेन। महोदयः शब्द का तृतीया एक वचन महोदयेन होता है। इस प्रकार से वारयति, वारयति मतलब वारण करना, रोकना, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, धान्य क्षेत्रात् कृषकः गाः वारयति, ये धान की खेत है, वहाँ से जो कृषक है वहाँ देखिए वो इस गाय को
वारण कर रही है, वहाँ से रोक रही है, वहाँ से दूर कर रहा है। उदाहरण के लिए हमारे पुस्तक में दिया गया है, उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपा जलोद्धारणम अवारयन। जो उच्च वर्ग के थे वहाँ स्त्री, वो लोग क्या करते थे, उपहास करते हुए, यहाँ कुर्वन्त्यः होगा, उपहास करते हुए वो कूप से, जो कूप है वहाँ से पानी लेने में वो वारण करती हैं। यहाँ हम सब आगे पढ़ेंगे इसको। उसके बाद देखिए प्रति शब्द जहाँ होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे युवती विदेशम प्रति गच्छति, यहाँ देखिए युवती है वो विदेश की ओर जा रही है, विदेश को जा रही है। प्रति शब्द जहाँ लगा वहाँ द्वितीय विभक्ति होगा। जैसे विदेशः, विदेशः विदेशम, द्वितीय एक वचन में विदेश शब्द का विदेशम होगा। यहाँ जैसे पुस्तक में दिया गया है, अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य आसीत था उत्पीड़ितानां समुदायम, जो उत्पीड़ित समुदाय हैं उनके स्वाधिकारान, अपने अधिकार के प्रति जागरण करना। स्वाधिकारान प्रति, यहाँ देखिए स्वाधिकारः, स्वाधिकाराः, स्वाधिकारान, मतलब स्वाधिकाराः ये बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा स्वाधिकारान। द्वितीय विभक्ति यहाँ आ गया, द्वितीय विभक्ति बहुवचन स्वाधिकारान प्रति। इस प्रकार से हम लोग आएंगे थोड़ा सा संधि विच्छेद की ओर। यहाँ देखिए पहले है यम अस्ति, यम युक्त अस्ति, यम अस्ति, यम युक्त अस्ति, यम अस्ति। इस प्रकार से अध्ययनम अपि, अध्ययनम युक्त अपि, अध्ययनम अपि। इस प्रकार से यूयम इमाम, यूयम युक्त इमाम, यूयम इमाम। केयम, का युक्त इयम, केयम कौन है। सोपि, सह अपि, सोपि वो भी। अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन युक्त अभिलाषा, अध्ययनाभिलाषा पढ़ने की इच्छा, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। ख्रिस्ताब्दे, ख्रिस्त युक्त अब्दे, अब्दे मतलब होता है साल, और ख्रिस्त मतलब होता है यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद, मतलब ख्रिस्त अब्द, ख्रिस्ताब्दे। प्रारब्धः, प्रयुक्त आरब्धः, प्रारब्धः मतलब प्रकृष्ट रूप से, अच्छे रूप से आरंभ होना। यथेष्टम, यथायुक्त इष्टम, यथा मतलब जिस प्रकार से, इष्टम, इष्टम मतलब इच्छा, जिस प्रकार से इच्छा हो, यथेष्टम। इस प्रकार से सार्वजनिकोयम, सार्वजनिकः युक्त अयम, सार्वजनिकोयम मतलब सार्वजनिक मतलब सभी जन के लिए, अयम मतलब यह, ये जो है सभी जनों के लिए, सार्वजनिकोयम। महिलोत्थानस्य, महिला युक्त उत्थानस्य, महिला युक्त उत्थानस्य, महिलोत्थानस्य महिलाओं के उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से हम लोग आएंगे विशेष्य और विशेषण की ओर। तो हम विशेषण किसको कहेंगे, जिन शब्दों के द्वारा हम संज्ञा तथा सर्वनाम को विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है पुष्पम, है ना, पुष्पम, और यहाँ दिया गया है विशेषण में दिया गया है श्वेतम सुंदरम। देखिए ये जो विशेषण है वो क्या करता है, एक सर्वनाम या एक संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ एक संज्ञा क्या है, पुष्प, पुष्पम एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब साधारण तौर पे लिया जाए तो नाम एक है, संज्ञा, संज्ञा मतलब होता है नाम। तो पुष्प यहाँ एक नाम है। पुष्प को जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहेंगे। पुष्प की विशेषता कौन बता रहा है, श्वेत। कीदृशम पुष्पम अस्ति, श्वेतम पुष्पम अस्ति। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। पुनः कीदृशम पुष्पम अस्ति, सुंदरम, पुष्पम श्वेतम सुंदरम च अस्ति। मतलब यहाँ जो पुष्प है, पुष्प की दो विशेषण हैं यहाँ, एक श्वेत है और एक सुंदर है। तो देखिए जो विशेषण है, विशेष्य का जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन होगा, उसी प्रकार से विशेषण का भी वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन ही होगा। जैसे पुष्पम नपुंसक लिंग में है, इस प्रकार से श्वेतम भी नपुंसक लिंग में है, सुंदरम भी नपुंसक लिंग में है।
पुष्पम एक वचन में है, इस प्रकार से श्वेतम भी एक वचन में है और सुंदरम भी एक वचन में है। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे तो एका शिक्षिका, कीदृशी शिक्षिका, एका शिक्षिका। तो इसको थोड़ा सा उलट हो गया है। तो शिक्षिका यहाँ क्या होगा, विशेष्य होगा और विशेषण होगा एका शिक्षिका। इस प्रकार से देखिए सावित्री, सावित्री यहाँ विशेष्य है, सावित्री एक संज्ञा है, मतलब नाम है सावित्री। कीदृशी सावित्री, किस प्रकार की सावित्री, शिक्षिका सावित्री, मतलब एक टीचर सावित्री। पुनः कीदृशी सावित्री, महिला सावित्री, किस प्रकार सावित्री है, एक महिला सावित्री है। पुनः कीदृशी सावित्री, प्रथमा सावित्री, मतलब जो सावित्री है वो प्रथम है। मतलब यहाँ पूर्ण रूप से देखा जाए तो जिस प्रकार से विशेष्य की लिंग है उसी प्रकार से विशेषण की लिंग है। जैसे सावित्री स्त्रीलिंग में है, शिक्षिका भी स्त्रीलिंग में है, महिला भी स्त्रीलिंग में है और प्रथमा भी स्त्रीलिंग में है। तो सावित्री, शिक्षिका, महिला, प्रथमा, ये एक ही लिंग में होते हैं। जैसे विशेष्य की होता है वैसे विशेषण की होता है। इस प्रकार से विद्यालय, विद्यालय आप देखे होंगे यहाँ है अपरः, विद्यालय एक संज्ञा है, विशेष्य है, और अपरः होता है दूसरा। कीदृशः विद्यालयः, अपरः विद्यालयः। जब भी हम विशेषण की एक प्रश्न, विशेषण के लिए हम प्रश्न पूछेंगे वहाँ कीदृशः स्त्रीलिंग में होगा तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग में होगा तो कीदृशम, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। यहाँ देखिए उसके बाद नार्यः, नार्यः मतलब होता है नारी शब्द का, जैसे नदी शब्द होता है स्त्रीलिंग शब्द, इस प्रकार से नारी भी एक शब्द है जो स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन नारी शब्द ये है बहुवचन में है, नारी, नार्यो, नार्यः, ये बहुवचन में है। इसका विशेषण देखेंगे, कीदृश्यः नार्यः, काश्चित् नार्यः, कुछ नारी। पुनः कीदृश्यः नार्यः, निम्न जातीयाः, किस प्रकार से हैं वो नारी, निम्न जाति के। पुनः कीदृश्यः नार्यः, तथाकथिताः, सो कॉल्ड जो बोलते हैं वो तथाकथितः, उस समय कही जाने वाली, तथाकथितः। पुनः कीदृशः नार्यः, शीर्ण वस्त्रवृता, शीर्ण मतलब फटे टूटे पुराने वस्त्र पहने हुए। हाँ, तो चार यहाँ विशेषण मिल गया, एक नार्यः शब्द का, काश्चित्, निम्न जातीयाः, तथाकथिताः, शीर्ण वस्त्रवृताः। ये सब हम जब पढ़ेंगे तब सहायक होगा। संस्थाः, संस्था के यहाँ विशेषण दिया गया है अनेकाः, कीदृश्यः संस्थाः, अनेकाः संस्थाः। इस प्रकार से हम कुछ पुस्तक में दिए गए कुछ धातु रूप को देख लेते हैं। धातु रूपाणी, लट लकार में आपको सबको पता है प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है, और लंग लकार जो है पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। यहाँ इस प्रकार से दिया गया है त्यजंती, त्यजंती मतलब छोड़ना, त्यजंती, और उसका पास्ट टेंस में होगा, लंग लकार में होगा अत्यजन। इस प्रकार वारयंती मतलब वारण करना, उस पर पास्ट टेंस में होगा अवारयन। वहाँ लंग लकार में जो होता है वो विशेष करके आ जाता है आगे। ये 7 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कथयति, अकथयन, अकथयद, अस्ति, आसीत, करोति, अकरोत। इस प्रकार से यही धातु रूपाणी है। इस प्रकार से और थोड़ा सा जानेंगे स्व। यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जिसमें स्व प्रयोग होता है, प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है निज, सेल्फ, अपना। स्वदृढ़ निश्चयाद, यह एक शब्द है वहाँ, मतलब स्व मतलब अपने दृढ़ निश्चय से। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय, स्व जहाँ भी प्रयोग हुआ वहाँ निज शब्द होगा, निज मतलब सेल्फ शब्द होगा, अपना शब्द होगा। स्वकीयम, स्वकीयम मतलब होता है अपना, यहाँ पर भी लगा हुआ है स्वकीयम पुस्तक का मतलब अपना पुस्तक। स्वाधिकारान मतलब अपने अधिकारों को, यहाँ पर भी स्व लगा है, स्व मतलब होता है निज, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इस प्रकार से आएंगे हम स्म प्रयोग। स्म प्रयोग में क्या होता है, देखिए वर्तमान काल के जो वर्ब हैं उस पर हम अगर स्म लगा देते हैं वो भूतकाल हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे पठती, ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में, पठती मतलब पढ़ रहा है, लेकिन उसमें स्म जब जोड़ देंगे वो भूतकाल हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। पठती, पठती स्म मतलब पढ़ चुका है, पढ़ चुका था, इस प्रकार से होगा। खादती, खादती स्म, हंसती, हंसती स्म, हंस चुका था, इस प्रकार से होगा। ये हो गया व्याकरण भाग। अभी हम पुस्तक को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ देखिए, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यता, ऊपर दिए गए चित्र को, निर्मित चित्र को आप लोग देखिए। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, ये जो चित्र है ये किसी पाठशाला की है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये जो दिया गया है ये सामान्य पाठशाला, साधारण पाठशाला नहीं है। यम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह जो है ये महाराष्ट्र की सबसे प्रथम कन्या पाठशाला, महिलाओं के लिए सबसे जो प्रथम पाठशाला बनाया गया था वही सर्वप्रथम पाठशाला यही है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका जो है, टीचर है, वो घर से पुस्तकानि मतलब पुस्तक को आदाय करके लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिम, मार्ग में कुछ लोग हैं, कोई लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर धूलिम कश्चित् प्रस्तर खंडान चिपति, और कोई क्या कर रहा है, पत्थर के खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों को उनके ऊपर फेंक रहा है। परम सा स्वदृढ़ निश्चया न विचलती, लेकिन वो जो शिक्षिका है वो अपने निश्चय से, निज दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रही है। स्वविद्यालये कन्याभिः सा विनोदम आलापन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति, वो अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ, महिलाओं के साथ सा विनोदम हर्ष उल्लास के साथ बात करती हुई, आलापन्ति बात करती हुई, वो अध्यापन में, पढ़ाने में संलग्न है, पढ़ाने में वो लगी हुई है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव चलति, वो जो शिक्षिका है उसी की जो पढ़ाई है, अपनी जो अध्ययन है वो भी साथ साथ चल रही है, सहैव चलति। केयम महिला, कायम महिला, ये महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, क्या इस महिला को आप लोग जानते हैं। यमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यही ही महाराष्ट्र की जो प्रथम महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले, इस नाम से वो जानी जाती हैं, यही हैं वो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाम नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, ये जो सावित्री हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, वो 1831 साल में, ख्रीष्टाब्द में महाराष्ट्र की जो नायगाम नामक एक स्थान है वहाँ वो उनकी जन्म हुई थी। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, और उनकी जो माता है वो लक्ष्मीबाई और पिता जो हैं वो खंडोजी इति नाम से वो दोनों जाने जाते थे, अभिहितो। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, वो 9 साल की, जब उनको जब 9 साल हो रही थी, सावित्रीबाई फुले को जब 9 साल हो रही थी, उस समय उनकी विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गई। सोपि तदानीम त्रयोदश वर्षकल्पः एव आसीत्, और जो ज्योतिबा फुले महोदय हैं वो भी उस समय, जिस समय उनकी शादी हो रही थे, उनको भी त्रयोदश मतलब 13 साल हो रहा था। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि जो ज्योतिबा फुले महोदय हैं वो भी स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, प्रबल समर्थक, अपने मतलब वो उनको बहुत समर्थक देते थे स्त्री शिक्षा के लिए। इसी के लिए अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसी के लिए जो सावित्री के मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी, अध्ययन करने की अभिलाषा थी, वो बढ़ने लगी, वो बढ़ोतरी होने लगी। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती, इसके बाद वो मतलब साग्रहम मतलब आग्रह के साथ आंग्ल भाषा भी पढ़ने लगी। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 तमे ख्रीष्टाब्द में
पुणे नगर में सावित्री ने अपने पति के साथ ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, प्रदेश की जो महाराष्ट्र प्रदेश है उसकी प्रथम विद्यालय कन्याओं के लिए वो खुले या आरंभ किए। तदानीं सा केवल 17 वर्षीय आसीत्। जिस समय ये स्कूल खुला जा रहा था उस समय सावित्रीबाई जो थे वो 17 वर्षीय, 17 मतलब होता है 17 वर्ष की थी। इस प्रकार से 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। इसी प्रकार से 1851 साल में अस्पृश्यत्वाद मतलब छुआछूत के कारण, तिरस्कृत, छुआछूत के कारण जो लोग उस समय तिरस्कार किए जाते थे, मतलब उनको लोग मतलब ठीक नज़र से देखते नहीं थे, अपमानित करते थे, उन्हीं समुदायों के लिए, उन लोगों के लिए, उन बालिकाओं के लिए पृथकतया एक दूसरे करके एक दूसरा विद्यालय खोले उन लोगों ने, सावित्री और ज्योतिबा महोदय ने। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोद। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उसको जो सावित्रीबाई हैं वो जोरों शोरों से विरोध करती थी। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। उस समय क्या होता था, जो विधवा हो जाते थे, मतलब विडो, विधवा मतलब होता है विडो, मतलब जिनके पति, मतलब पति का देहांत हो जाता है उनको विधवा कहा जाता है। तो विधवाओं को उस समय शिरोमुंडन मतलब उनको केस को मुंडन किया जाता था, मतलब उनके जो बाल है उसको कटाया जाता था। उस समय ऐसे कुप्रथा चल रही थी, उसको निवारण करने के लिए वो जो सावित्रीबाई हैं साक्षात नापिते ही मिलिता, मतलब वो डायरेक्ट जाकर नापिते जो नाई हैं उन लोगों से बात करने लगी, उन लोगों को समझाने लगी। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। इसी कारण से कुछ नापित, कुछ जो नाई हैं वो इस रूढ़ी से सहभागिता में, इस रूढ़ी से भाग लेने के लिए वो मतलब उसको छोड़ने लगे। वो जो ये जो था सामाजिक कुरीति उसको त्याग करने लगे, उसको हम समर्थन नहीं करेंगे ऐसे वो भी कहने लगे। एक समय की बात है, सावित्र्या मार्गे दृष्टम यद कूपम निकषा शीर्णवस्त्रवृताः तथागतिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ति स्म। एक समय की बात है, जब सावित्री मार्ग में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक कूप है, मतलब एक कुआं है, उसके पास कुछ नारी हैं। वो नारी कैसे हैं, जो शीर्ण वस्त्रवृता मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथाकथिताः निम्न जातियाः उस समय कहे जाने वाले निम्न जाति जो कहने वाले, ऐसे कुछ नारी वहाँ जलम पातुम मतलब पानी पीने के लिए, याचन्ते स्म मतलब पानी पीने के लिए वहाँ मांग रहे थे। किंतु उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्यः कूपा जलोद्धारणम अवारयन्। तो जो वहाँ के कुछ उच्च वर्ग के जो नारी थे वहाँ उन लोगों को उपहास कर रहे थे, मजाक बना रहे थे और उनको पानी पीने से वो लोग वारण कर रहे थे, पानी पीने से रोक रहे थे। सावित्री एतद अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत। सावित्री जो थी ये सब देख के वो अपमान को सहन नहीं कर पाए। सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती। जो वहाँ जो स्त्री थे, जो मतलब तथाकथित जो निम्न जाति के जो नारी थे उनको अपने साथ लेने लगी, अपने घर को लेने लगी, निज गृहम लेने लगी। तड़ागम दर्शयित्वा एक पुष्करिणी दिखा के, एक पौंड दिखा के, जो तालाब बोलते हैं उसको दिखा के, अकथयद कहने लगी, यत यथेष्टम जलम नियता, यथा इच्छा तुम्हारी इच्छा जैसे लगे वैसे पानी यहाँ से ले लो। सार्वजनिको यम तड़ागा, ये जो तड़ाग है, ये जो तालाब है, ये सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से पानी लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तो जो सावित्रीबाई फुले थे वो मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता, मतलब वो सब लोग कैसे समानता से रहें और स्वतंत्रता से रहे, इस पक्ष को वो सदा सर्वदा क्या करते थे, समर्पित
समर्थ करते थे। इस प्रकार से महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। ये कौन कौन से संस्था हैं? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये जो संस्थाएं हैं, इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं, इसी प्रकार के संस्थाओं को स्थापना करने में जो फुले दंपत्ति हैं, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो हैं, ये लोगों के अवदान जो है वो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। एक मंडल था सत्यशोधक मंडल, उसी मंडल के गतिविधि में, क्रियाकलाप में भी सावित्री अतीव सक्रिय थे, बहुत एक्टिव थे। वो काम वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट थे, वो सब एक्टिव होके काम करते थे। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, कस्य मंडलस्य? सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, लक्ष्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। ये जो सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था, जो उत्पीड़ित जातियां हैं, उत्पीड़ित समुदाय हैं, मतलब जो सताए गए समुदाय हैं, उनके स्वाधिकार, उनका अधिकार क्या है, उनके अधिकार को मतलब जताने के लिए, उनके अधिकार को मतलब उनको स्मरण करने के लिए वो काम करता था। उस सत्यशोध मंडल का यही काम था, यही उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। जो सावित्री हैं वो विभिन्न प्रकार की संस्था अपने कौशल से, अपने प्रशासन कौशल से, मैनेजमेंट स्किल से वो चलाने लगी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, दुर्भिक्ष मैंने बोला था, दुर्भिक्ष मतलब वहाँ अकाल परिस्थिति में, और प्लेग काले, प्लेग मतलब एक चूहा जब काटता है तो प्लेग बीमार होता है, उस समय होता था कुछ समय, अभी तो नहीं हो रहा है इतना। तो जब ये दुर्भिक्ष काल था और प्लेग काल था, उस समय में पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। और जो पीड़ित होते थे इस काल में, वो क्या करती थी सावित्रीबाई फुले? जो लोग पीड़ित होते थे उनको सेवा करती थी। कैसी सेवा करती थी? अश्रांतम मतलब बिना श्रांत, बिना कोई रेस्ट लिए। अविरतम मतलब कोई ब्रेक, बिना ब्रेक, बिना शांति, बिना मतलब कोई रेस्ट लिए हुए, जैसे माँ घर में काम करती है, इसी प्रकार से वो सेवा करने लगी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और उस समय जो भी सहायता सामग्री हो उसी की व्यवस्था में वो लगी हुई थी और प्रयास कर रही थी। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। इस प्रकार से जो महारोग प्रसार काल, उस समय महारोग जो हर जगह पे जो फैला हुआ था, उसी फैला में वो सेवारत थी, मतलब उस समय काम कर रही थी, मतलब सबको सेवा कर रही थी। और उस समय में ही स्वयं असाध्य रोग है ना, उनको भी एक असाध्य, जो मतलब ठीक नहीं हो सकता, साध्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार के रोग से वो ग्रस्त हो गए। और 1897 ख्रीष्टाब्द में उनकी देहांत हो गई, निधनम गता, वो उनकी देहांत हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। और साहित्य रचना में भी जो सावित्री हैं वो बढ़ चढ़कर अर्थात आगे थी, मतलब उसमें भी वो काम करती थी, साहित्य क्षेत्र में भी। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। उनकी जो दो काव्य संकलन हैं, उनका नाम है काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेति। उन दोनों काव्य संकलन का नाम है काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरित्रम अवश्यम अवधेयम। हमारे भारतवर्ष में जिस प्रकार से महिलाओं का उत्थान हुआ, महिला जैसे आगे बढ़ने लगी, उन्नति करने लगी, उसी की जानकारी के लिए, उसी को गहन अवबोध करने के लिए, उसको डीप स्टडी करने के लिए इस प्रकार के सावित्री महोदयायाः जीवन चरित्रम, ये जो सावित्री महोदया है उनके जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। अध्येतव्य मतलब अवश्य पढ़ना चाहिए। अस्तु,
अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और जो नीचे दिए गए हैं शब्दार्थ उसको भी और एक बार आप ठीक से देख लीजिए। धन्यवाद। शुभम भूयात।